नमस्कार, आप देख रहे हैं कमल राष्ट्रीय और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। शुरू करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों में ठनी शिंदे के ट्वीट पर राउत का जवाब, बाला साहब के विचारों से कोई धोखा नहीं, यह बुझने वाली आग नहीं है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में इसी माह होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, द्रौपदी मुर्मू को बताया बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला। यशवंत सिन्हा को बुलडोजर का भय, बोले यूपी सरकार के कामकाज पर नहीं करूंगा कोई टिप्पणी, बुलडोजर से हो सकती है कार्रवाई। ट्विटर ने मस्क पर किया केस तो एलन ने ट्वीट कर कहा कि ओ जरा देखिए विडंबना। आज गुरु पूर्णिमा है और सारा देश अपने गुरु के प्रति आस्था, समर्पण व आदर के भाव को प्रकट कर रहा है। और इस बीच महाराष्ट्र की सियासत में कुछ और ही पक रहा है। यहाँ बाला साहब ठाकरे के शिष्य उनकी शिक्षा दीक्षा को लेकर आपस में ही भिड़ गए हैं, क्योंकि उनकी विरासत को आगे ले जाने का दावा कर रहा है तो कोई निष्ठा पर सवाल खड़े कर रहा है। दरअसल शिवसेना सांसद संजय राउत ने सबसे पहले एक ट्वीट किया था। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर राउत ने बाला साहब के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट करते हुए लिखा था कि वो ही गुरु हैं और वो ही गुरूर। और इसके बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का ट्वीट आया और दोनों के बीच कलह सामने आ गई। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम एकनाथ शिंदे ने बाला साहब ठाकरे और आनंद दीघे की तस्वीरों को पोस्ट कर लिखा। उन्होंने मराठी में लिखा कि बाला साहब के विचारों से कोई धोखा नहीं है, यह बुझने वाली अंगार नहीं है, हिंदुत्व के सिवा कोई दूसरी और विचारधारा ये नहीं है। गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। माना जा रहा है कि शिंदे का यह ट्वीट उद्धव ठाकरे पर निशाना है। दरअसल शिंदे लगातार उद्धव पर हिंदुत्व से भटकने के आरोप लगा रहे हैं। शिंदे के ट्वीट के बाद राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अपनी ही अंदाज में जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग शिवसेना छोड़कर जाते हैं और कहते हैं कि बाला साहब हमारे गुरु हैं। अगर बाला साहब जिंदा होते तो अपने ही अंदाज में ऐसे लोगों को जवाब देते। उन्होंने आगे कहा कि बाला साहब हम सभी के गुरु थे, वह उन सभी के गुरु थे जो शिवसेना, महाराष्ट्र और देश के प्रति वफादार है। शिंदे पर तंज कसते हुए राउत ने कहा कि बाला साहब के साथ निष्ठा रखना ही उनकी असली गुरु दक्षिणा है। सुप्रीम कोर्ट राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने की मांग वाली भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है। शीर्ष कोर्ट याचिका की 26 जुलाई को सुनवाई करेगी। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमना ने स्वामी की याचिका 26 जुलाई को सुनने का आश्वासन दिया है। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया है कि वह केंद्र को राम सेतु को राष्ट्रीय विरासत स्मारक घोषित करने का निर्देश दे। राम सेतु को एडम्स ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह तमिलनाडु के दक्षिण पूर्वी तट पर पम्बन द्वीप और श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के बीच जो है चूना पत्थर की एक श्रृंखला है। सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश एमनी रमना, जस्टिस कृष्ण मुरारी और जस्टिस हेमा कोहली की पीठ ने स्वामी की दलीलों पर गौर करते हुए कहा कि यह एक जरूरी और छोटा मामला है। और इसके बाद सीजेआई रमना ने हल्के फुल्के मूड में स्वामी से कहा कि इसे मेरी सेवानिवृत्ति के बाद सूचीबद्ध किया जाए। हालांकि सीजेआई ने बाद में इसे 26 जुलाई के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। भाजपा नेता स्वामी ने सुनवाई के दौरान कहा कि वे पहले ही मुकदमे का पहला दौर जीत चुके हैं और इसमें केंद्र ने राम सेतु के अस्तित्व को स्वीकार किया था। उन्होंने आगे कहा कि संबंधित केंद्रीय मंत्री ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए 2017 में एक बैठक बुलाई थी, लेकिन बाद में कुछ नहीं हुआ। स्वामी ने यूपीए 0.1 सरकार द्वारा शुरू की गई विवादास्पद सेतु समुद्रम शिव चैनल परियोजना के खिलाफ अपनी जनहित याचिका में राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने का मुद्दा उठाया था। राष्ट्रपति चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, सियासत भी गहराती जा रही है और इस बीच दोनों पक्षों की ओर से बयानबाजी भी अब तेज हो गई है। बुधवार को कांग्रेस नेता अजय कुमार ने एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू पर टिप्पणी करके एक नए विवाद को जन्म दे दिया है। जो है कांग्रेस नेता ने कहा कि द्रौपदी मुर्मू शालीन है, हालांकि वह देश की बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रही हैं। अजय कुमार ने आगे कहा कि हमें उन्हें आदिवासी के प्रतीक के रूप में नहीं देखना चाहिए। अजय कुमार ने कहा कि मोदी सरकार लोगों को बेवकूफ बना रही है। रामनाथ कोविंद देश के राष्ट्रपति हैं, लेकिन देश में अनुसूचित जात के लोगों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं। यहां तक कि उन्होंने हाथरस की घटना पर भी एक शब्द नहीं बोला। प्रतीक बनाना और देश के लोगों को बेवकूफ बनाना ही मोदी सरकार का काम है। यह देश की आत्मा की लड़ाई है। कांग्रेस नेता ने यशवंत सिन्हा को राष्ट्रपति पद के लिए सबसे अच्छा उम्मीदवार बताया। उन्होंने कहा कि वे अच्छे व्यक्ति हैं। समान विचारधारा वाली सभी पार्टियों को विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा के
लिए जो है वोट करना चाहिए। इससे पहले यशवंत सिन्हा ने अपने एक बयान में कहा था कि वह राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही सरकारी एजेंसियों को गलत इस्तेमाल उनका करने से रोक देंगे। और सिन्हा ने वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तुलना खामोश राष्ट्रपति से करते हुए कहा कि पिछले 5 साल राष्ट्रपति भवन में खामोशी का दौर देखा गया। राष्ट्रपति को उस दौर में कई मुद्दों पर बोलना चाहिए था, लेकिन वहां सिर्फ खामोशी दिखी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के साझा उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने जहां केंद्र सरकार पर बड़ा हमला बोला है, वहीं यूपी सरकार पर कोई टिप्पणी नहीं की। यशवंत सिन्हा ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के कामकाज को लेकर वह कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि उनके अंदर भी बुलडोजर का भय है। वह यूपी के ही नोएडा में रहते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ कह दूंगा तो हो सकता है कि वह मेरा मकान भी गिराने के लिए बुलडोजर भेज दे। यह बात उन्होंने पंजाब और हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ में कही। यशवंत सिन्हा ने कहा कि संयुक्त विपक्ष के साझा उम्मीदवार के रूप में मैंने अब तक केरल, तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक, गुजरात, जम्मू कश्मीर और राजस्थान का दौरा किया है। मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा व पंजाब के अन्य कांग्रेस नेताओं को चुनाव में मेरी उम्मीदवारी का समर्थन करने पर धन्यवाद देता हूं। मैं दिल से पंजाब और हरियाणा का आदर करता हूं, क्योंकि दोनों ही राज्य भारत के दूसरे एवं सर्वमान्य रूप से सम्मानित प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के नारे जय जवान जय किसान का आदर्श उदाहरण पेश करते हैं। मैं किसान आंदोलन के सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देता हूं। करीब 1 साल तक चला गौरवशाली किसान आंदोलन विश्व इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे लंबा और सबसे शांतिपूर्ण आंदोलन था। उस संघर्ष से जो सीख मिलती है वह निश्चित रूप से व्यर्थ नहीं जाएगी। सिन्हा ने आगे कहा कि भारत के 15वें राष्ट्रपति का चुनाव बेहद मुश्किल परिस्थितियों में हो रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। 1970 के दशक के मध्य में आपातकाल के दौर में भी हमारे गणतंत्र को संविधान के लिए एक साथ इतने खतरों का सामना नहीं करना पड़ा था। आज सरकार के कुप्रबंध के कारण अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब है, जिससे अभूतपूर्व मूल्य वृद्धि और बेरोजगारी पैदा हो रही है। हमारा लोकतंत्र गंभीर खतरे में है और सत्ताधारी दल और उनकी सरकार द्वारा लोकतांत्रिक शासन के प्रत्येक संस्था को नष्ट किया जा रहा है। ईडी, सीबीआई, आयकर विभाग जैसी एजेंसियां और यहां तक कि राज्यपाल कार्यालय का इस्तेमाल विपक्ष के नेताओं को निशाना बनाने और विपक्षी दलों में दलबदल करवाने और विपक्षी दलों की राज्य सरकारों को गिराने के लिए हथियार के रूप में किया जा रहा है। ट्विटर और एलन मस्क के बीच रस्साकसी का खेल शुरू हो गया है। ट्विटर ने एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया है। आपको बता दें कि ट्विटर ने मस्क की ओर से डील कैंसिल किए जाने पर सवाल खड़ा करते हुए अमेरिका के डेलावेयर कोर्ट में एलन मस्क के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। ट्विटर के इस कदम के बाद अब एलन मस्क ने भी इस मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। मस्क ने कंपनी का नाम लिए बिना ही ट्वीट पर तंज कसते हुए लिखा है कि जरा विडंबना देखिए। आपको बता दें कि दुनिया के सबसे अमीर बिजनेसमैन एलन मस्क ने $44 बिलियन ट्विटर का अधिग्रहण करने का ऐलान किया था, पर बाद में उन्होंने इस डील को रद्द कर दिया। मस्क की ओर से ट्विटर पर आरोप लगाया गया कि ट्विटर फर्जी और स्पैम अकाउंट की संख्या के बारे में सही जानकारी नहीं दे रहा है। वहीं दूसरी ओर ट्विटर ने कोर्ट में दायर अपनी शिकायत में कहा है कि हम यह कार्रवाई इसलिए कर रहे हैं ताकि मस्क को जो है अपनी कानूनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए कुछ रखी गई शर्तों को मानते हुए इस डील को पूरा करने का निर्देश जारी किया जाए। ट्विटर की ओर से कहा गया है कि $54.20 प्रति शेयर के हिसाब से मस्क के साथ जो डील तय हुई है, एलन मस्क उसे अंजाम तक पहुंचाएं। आपको बता दें कि मस्क ने पिछले हफ्ते ट्विटर को एक चिट्ठी भेजकर $44 बिलियन के इस अधिग्रहण डील को खत्म करने का फैसला किया था। एलन मस्क की ओर से कहा जा रहा था कि ट्विटर की ओर से डील की शर्तों का कई बार उल्लंघन किया गया, इसलिए वे इस डील को पूरी तरीके से खत्म करने का फैसला ले रहे हैं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों में ठनी शिंदे के ट्वीट पर राउत का जवाब, बाला साहब के विचारों से कोई धोखा नहीं, यह बुझने वाली आग नहीं है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में इसी माह होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, द्रौपदी मुर्मू को बताया बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला। यशवंत सिन्हा को बुलडोजर का भय, बोले यूपी सरकार के कामकाज पर नहीं करूंगा कोई टिप्पणी, बुलडोजर से हो सकती है कार्रवाई। ट्विटर ने मस्क पर किया केस तो एलन ने ट्वीट कर कहा कि ओ जरा देखिए विडंबना।
कामयाबी की असली पहचान तभी होती है जब उसकी बुनियाद मजबूत हो, क्योंकि जिन्हें खुद पर भरोसा हो उनकी ताकत कभी कम नहीं होती है। इसलिए भरोसा करिए सिर्फ विकी पावर प्लस टीएमटी बात पर। अब घर बनेगा स्ट्रांग, चलेगा लाइफ लॉन्ग। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद से ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विपक्षी दल अशोक स्तंभ में शेर की आकृति पर आपत्ति जताते हुए यह आरोप लगा रहे हैं कि इस नए राष्ट्रीय चिन्ह में शेर को आक्रामक दिखाया गया है, जबकि असल चिन्ह में शेर सौम्य दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारे तक कई लोग भाजपा का समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं। जी हां, राजनेताओं के बीच चल रही आलोचना के बीच फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। द कश्मीर फाइल के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा कि सेंट्रल विस्टा पर लगे नए राष्ट्रीय प्रतीक ने एक बात साबित कर दी है कि सिर्फ एंगल बदलकर अर्बन नक्सलियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, विशेष रूप से लो एंगल। वही एक ट्वीट, अन्य ट्वीट में विवेक ने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि अर्बन नक्सलियों को बिना दांतों वाला खामोश शेर चाहिए ताकि वे इस पालतू जानवर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स फेम अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अभिनेता ने आगे लिखा कि अरे भाई, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। जमीनत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय ही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है। वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करते हुए इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकता है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामा में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, यूपी सरकार ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना चल रही है। यूपी सरकार ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की क्या जरूरत है। यूपी सरकार ने कहा कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है। इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है ताकि अवैध निर्माण करने वालों के साथ साथ हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके। किसान संगठन द्वारा 3 कृषि कानूनों का विरोध देश के इतिहास में सबसे लंबे आंदोलनों के तौर पर दर्ज हो गया है। किसानों के विरोध के चलते केंद्र की मोदी सरकार को ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ गई। किसान मोर्चा का आरोप है कि एक ओर जब देश में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और सरकार से वार्ता की जा रही थी, दूसरी तरफ किसान आंदोलन में शामिल कुछ नेता सरकार को चिट्ठी लिखकर अलग से बातचीत कर रहे थे। बाद में कई नेताओं ने चुनाव भी लड़ा। इस बारे में मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ने वाले नेताओं से किनारा करने का भी ऐलान किया। इसी बीच नए गुट ने आईटीओ स्थित एनडी तिवारी भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा करते हुए पंजाब के सुनाम में 31 जुलाई तथा दिल्ली के जंतर मंतर पर 22 अगस्त को किसान की पंचायत बुलाकर आंदोलन को नए सिरे से धार देने की घोषणा की है। मोर्चा नेताओं का कहना है कि आंदोलन खत्म होने के बाद कुछ किसान नेता राजनीति में कूद गए थे, जिससे संगठन की साख को झटका लगा है। संगठन को बिना विश्वास में लिए आंदोलन के तौर पर कुछ नेताओं ने सरकार को चिट्ठी लिखकर किसानों के विश्वास को तोड़ने का भी काम किया है। कुछ किसान नेताओं ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें एक कानून को रद्द करवाने, एक कानून को राज्य सरकार पर छोड़ने और एक कानून के ऊपर कमेटी बनाने और एमएसपी की गारंटी कानून पर कमेटी बनाने की भी बात की गई थी।
योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा कर उन्हें रोट का प्रसाद चढ़ाया। यह प्रसाद आटा और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद अपने गुरु ब्रह्मकालीन महंत अवेदानाथ की पूजा करके आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद देव और समाधियों की खास पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में सुबह 6:30 बजे विशेष आरती हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए नाथ योगी, संत महात्मा और गृहस्थ शिष्य भी शामिल हुए। यहाँ उन्हें गौरक्षर पीठ का आशीर्वाद भी मिला। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आशावादी लोग हमेशा सबसे कठिन समय में भी समाधान खोजने का प्रबंध करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक लोगों हर चीज पर जो है उनकी पकड़ होती है। मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी के मुताबिक दोपहर से गोरखनाथ मंदिर में भोज शुरू हो गया। गौरक्षक पीठ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। द्वारिका तिवारी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर 5000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम भी किए गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से 18 से 45 साल की आयु के लोगों की प्रिकॉशनरी डोज निःशुल्क कराने की मांग की है। सीएम गहलोत ने कहा है कि देश भर में पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते मामले जो है वो चिंता की बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह से एक समय के साथ वैक्सीन की इम्यूनिटी कम होना और समय पर प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए ही प्रिकॉशन डोज निःशुल्क की है। वहीं 18 से 45 साल के आयु वर्ग में 10% लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है। भारत सरकार को 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए भी प्रिकॉशन डोज निःशुल्क करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रिकॉशन डोज लगवाएं। कोविड इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि सभी को वैक्सीन लगे। सीएम ने लोगों से अपील की कि वे प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों में ठनी शिंदे के ट्वीट पर राउत का जवाब, बाला साहब के विचारों से कोई धोखा नहीं, यह बुझने वाली आग नहीं है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में इसी माह होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, द्रौपदी मुर्मू को बताया बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला। यशवंत सिन्हा को बुलडोजर का भय, बोले यूपी सरकार के कामकाज पर नहीं करूंगा कोई टिप्पणी, बुलडोजर से हो सकती है कार्रवाई। ट्विटर ने मस्क पर किया केस तो एलन ने ट्वीट कर कहा कि ओ जरा देखिए विडंबना। लोग मुझे कभी बहुत अच्छा समझते हैं, कभी बहुत बुरा। How insensitive. भगवान जैसे है हमारे लिए। एनी टेस्ट जरूरी है क्या? जान बचाई है मेरे बेटे की। ठीक से देखा ही नहीं, सिर्फ 2 मिनट। लोगों की बातों का असर मैं अपने काम पे नहीं पड़ने देता। मैं जो करता हूं वो अपने पेशेंस के लिए करता हूं। अगर मेरे पास सिर्फ 2 मिनट है तो शायद इसलिए क्योंकि कोई और क्रिटिकल है। अगर मैं 1 से ज्यादा टेस्ट करवा रहा हूं वो इसलिए क्योंकि मेरे ट्रीटमेंट में डाउट की जगह नहीं। अगर मैं स्ट्रिक्ट या इनसेंसिटिव हूं वो इसलिए क्योंकि आपकी हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लोग मुझे चाहे अच्छा समझे या बुरा, मैं उनसे कहता हूं थैंक यू, क्योंकि वो मुझे रोकते नहीं बल्कि याद दिलाते हैं कि मुझे मेरे पेशेंट्स के लिए क्या करना है। ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका। रुक करते हैं आगे की खबरों पर। राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के अनावरण के बाद से ही राजनीतिक विवाद शुरू हो गया है। एक तरफ जहां विपक्षी दल अशोक स्तंभ में शेर की आकृति पर आपत्ति जताते हुए यह आरोप लगा रहे हैं कि इस नए राष्ट्रीय चिन्ह में शेर को आक्रामक दिखाया गया है, जबकि असल चिन्ह में शेर सौम्य दिखाई देते हैं। वहीं दूसरी तरफ राजनेताओं से लेकर बॉलीवुड सितारे तक कई लोग भाजपा का समर्थन करते हुए भी दिख रहे हैं।
जी हां, राजनेताओं के बीच चल रही आलोचना के बीच फिल्म निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने इस मामले पर अपनी राय व्यक्त की है। द कश्मीर फाइल के निर्माता विवेक अग्निहोत्री ने ट्वीट कर लिखा कि सेंट्रल विस्टा पर लगे नए राष्ट्रीय प्रतीक ने एक बात साबित कर दी है कि सिर्फ एंगल बदलकर अर्बन नक्सलियों को बेवकूफ बनाया जा सकता है, विशेष रूप से लो एंगल। वही एक ट्वीट, अन्य ट्वीट में विवेक ने वकील और एक्टिविस्ट प्रशांत भूषण को कोट ट्वीट करते हुए लिखा कि अर्बन नक्सलियों को बिना दांतों वाला खामोश शेर चाहिए ताकि वे इस पालतू जानवर की तरह इसको इस्तेमाल कर सकें। और इसके अलावा द कश्मीर फाइल्स फेम अभिनेता अनुपम खेर ने भी इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। अभिनेता ने आगे लिखा कि अरे भाई, शेर के दांत होंगे तो दिखाएगा ही, आखिरकार स्वतंत्र भारत का शेर है, जरूरत पड़ी तो काट भी सकता है। उत्तर प्रदेश में बुलडोजर कार्रवाई मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई। इस दौरान दोनों पक्षों में जोरदार बहस हुई। जमीनत के वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि देश में एक समुदाय के खिलाफ पिक एंड चॉइस की तरह बर्ताव हो रहा है। उन्होंने कहा कि एक समुदाय के न्याय के लिए निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हो रही है। इस पर सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि देश में कोई अन्य समुदाय नहीं है और केवल भारतीय समुदाय ही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को बेवजह सनसनीखेज बनाया जा रहा है। वहीं दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को राज्यों में विध्वंस पर रोक लगाने का अंतरिम निर्देश पारित करते हुए इनकार कर दिया और कहा कि वह अधिकारियों को कार्रवाई करने से रोकने के लिए एक सर्वव्यापी आदेश पारित कर सकता है। यूपी सरकार ने अपने हलफनामा में कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है। जिन लोगों ने अवैध अतिक्रमण किया है, यूपी सरकार ने उन्हीं लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। सरकार ने कहा है कि छद्म याचिकाएं दाखिल कर अवैध निर्माण करने वालों को बचाने की योजना चल रही है। यूपी सरकार ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में प्रयागराज में ध्वस्तीकरण का मामला लंबित है, तो सुप्रीम कोर्ट में इसे लाने की क्या जरूरत है। यूपी सरकार ने कहा कि सहारनपुर मामले में बिना नोटिस के अवैध निर्माण ध्वस्त करने की दलील को सरकार ने पूरे सबूत के साथ दिया है। इसी वजह से अन्य तरीकों का सहारा लिया जा रहा है ताकि अवैध निर्माण करने वालों के साथ साथ हिंसा तोड़फोड़ में शामिल आरोपियों का भी बचाव किया जा सके। किसान संगठन द्वारा 3 कृषि कानूनों का विरोध देश के इतिहास में सबसे लंबे आंदोलनों के तौर पर दर्ज हो गया है। किसानों के विरोध के चलते केंद्र की मोदी सरकार को ये 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े, लेकिन इस आंदोलन की अगुवाई करने वाले संयुक्त किसान मोर्चा में फूट पड़ गई। किसान मोर्चा का आरोप है कि एक ओर जब देश में किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे और सरकार से वार्ता की जा रही थी, दूसरी तरफ किसान आंदोलन में शामिल कुछ नेता सरकार को चिट्ठी लिखकर अलग से बातचीत कर रहे थे। बाद में कई नेताओं ने चुनाव भी लड़ा। इस बारे में मोर्चा ने मंगलवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चुनाव लड़ने वाले नेताओं से किनारा करने का भी ऐलान किया। इसी बीच नए गुट ने आईटीओ स्थित एनडी तिवारी भवन में संयुक्त किसान मोर्चा की घोषणा करते हुए पंजाब के सुनाम में 31 जुलाई तथा दिल्ली के जंतर मंतर पर 22 अगस्त को किसान की पंचायत बुलाकर आंदोलन को नए सिरे से धार देने की घोषणा की है। मोर्चा नेताओं का कहना है कि आंदोलन खत्म होने के बाद कुछ किसान नेता राजनीति में कूद गए थे, जिससे संगठन की साख को झटका लगा है। संगठन को बिना विश्वास में लिए आंदोलन के तौर पर कुछ नेताओं ने सरकार को चिट्ठी लिखकर किसानों के विश्वास को तोड़ने का भी काम किया है। कुछ किसान नेताओं ने सरकार को एक चिट्ठी लिखी जिसमें एक कानून को रद्द करवाने, एक कानून को राज्य सरकार पर छोड़ने और एक कानून के ऊपर कमेटी बनाने और एमएसपी की गारंटी कानून पर कमेटी बनाने की भी बात की गई थी। योगी आदित्यनाथ ने सबसे पहले महायोगी गुरु गोरखनाथ की पूजा कर उन्हें रोट का प्रसाद चढ़ाया। यह प्रसाद आटा और गुड़ को मिलाकर बनाया जाता है। इसके बाद अपने गुरु ब्रह्मकालीन महंत अवेदानाथ की पूजा करके आशीर्वाद भी लिया। इसके बाद देव और समाधियों की खास पूजा की। गोरखनाथ मंदिर में सुबह 6:30 बजे विशेष आरती हुई, जिसमें विभिन्न राज्यों से आए नाथ योगी, संत महात्मा और गृहस्थ शिष्य भी शामिल हुए। यहाँ उन्हें गौरक्षर पीठ का आशीर्वाद भी मिला। उन्होंने कहा कि व्यक्ति को सकारात्मक दृष्टिकोण रखना चाहिए। आशावादी लोग हमेशा सबसे कठिन समय में भी समाधान खोजने का प्रबंध करते हैं। दूसरी ओर नकारात्मक लोगों हर चीज पर जो है उनकी पकड़ होती है। मंदिर के सचिव द्वारिका तिवारी के मुताबिक दोपहर से गोरखनाथ मंदिर में भोज शुरू हो गया। गौरक्षक पीठ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। द्वारिका तिवारी ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर 5000 से अधिक श्रद्धालु शामिल हुए। गुरु पूर्णिमा पर मंदिर परिसर में सुरक्षा के काफी सख्त इंतजाम भी किए गए।
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र से 18 से 45 साल की आयु के लोगों की प्रिकॉशनरी डोज निशुल्क कराने की मांग की है। सीएम गहलोत ने कहा है कि देश भर में पिछले दिनों कोरोना के बढ़ते मामले जो है वो चिंता की बात है। विशेषज्ञों का मानना है कि इसकी वजह से एक समय के साथ वैक्सीन की इम्यूनिटी कम होना और समय पर प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाना है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार ने 60 साल से अधिक आयु वर्ग के लोगों के लिए ही प्रिकॉशन डोज निःशुल्क की है। वहीं 18 से 45 साल के आयु वर्ग में 10% लोगों ने भी प्रिकॉशन डोज नहीं लगवाई है। भारत सरकार को 18 से 45 साल के आयु वर्ग के लिए भी प्रिकॉशन डोज निःशुल्क करनी चाहिए, जिससे अधिक से अधिक संख्या में लोग प्रिकॉशन डोज लगवाएं। कोविड इन्फेक्शन की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक है कि सभी को वैक्सीन लगे। सीएम ने लोगों से अपील की कि वे प्रिकॉशन डोज जरूर लगवाएं। तो ब्रेक पर जाने से पहले रुक करते हैं महत्वपूर्ण सुर्खियों पर। गुरु पूर्णिमा पर शिष्यों में ठनी शिंदे के ट्वीट पर राउत का जवाब, बाला साहब के विचारों से कोई धोखा नहीं, यह बुझने वाली आग नहीं है। राम सेतु को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करें, सुब्रमण्यम स्वामी की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में इसी माह होगी सुनवाई। कांग्रेस नेता के बिगड़े बोल, द्रौपदी मुर्मू को बताया बुरी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाला। यशवंत सिन्हा को बुलडोजर का भय, बोले यूपी सरकार के कामकाज पर नहीं करूंगा कोई टिप्पणी, बुलडोजर से हो सकती है कार्रवाई। ट्विटर ने मस्क पर किया केस तो एलन ने ट्वीट कर कहा कि ओ जरा देखिए विडंबना। कामयाबी की असली पहचान तभी होती है